हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने जाइगोट के डिविजन्स के बारे में देखा था। वहाँ पे हमने क्लीवेज के बारे में पढ़ा था और द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन भी वहाँ पे कुछ डिस्कस की थी। सबसे पहले क्या होता है कि जाइगोट के अंदर कुछ डिविजन्स होते हैं, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल स्टेज। इस तरीके से सबसे पहले जाइगोट क्या करेगा, माइटोटिक डिविजन्स होंगे, डिवाइड करेगा। एक सेल जाइगोट है, 2 सेल बनाएगा। इन दोनों सेल को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। देन 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज। फिर एक टर्म आई थी मोरुला। मोरुला क्या होता है, 8 to 16 सेल्ड एम्ब्रियो जो होता है उसको क्या बोला जाता है, मोरुला। ये एक मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देन मोरुला से आगे क्या बनेगा, ब्लास्टुला, ठीक है। लेकिन मैमल्स के केस में उसको ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। ब्लास्टुला से आगे गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला से आगे न्यूरुला भी बनता है। कुछ पॉइंट्स वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे क्या, कि अलग अलग लेयर्स के बारे में बात की थी कि ट्रोफोब्लास्ट होती है आउटर लेयर जो थी, देन इनर लेयर जो थी वो इनर सेल मास, जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कोई हेल्प नहीं करती है, लेकिन जो ICM है, इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए। सबसे पहले इम्प्लांटेशन प्रोसेस, अगर आपको ध्यान हो, हमने बताया था कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द इनसाइड वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो जाता है। नॉर्मली ब्लास्टुला बोलते हैं, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट वर्ड जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली हम मैमल्स के लिए ब्लास्टोसिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। वो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन बिगिंस, ये ध्यान रखना है पॉइंट आपको, 7 to 9 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और कंप्लीट कब हो जाती है ये, इट इज़ कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के 10 दिन के बाद में जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टार्ट कब होती है, 7 to 9 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड कंप्लीट कब हो जाएगी, बाय द एंड ऑफ 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन ट्रोफोब्लास्ट जो है वो कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स भी सीक्रेट करती है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं फ्रॉम द कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम देखें, क्योंकि आपके NCERT में ये सब पॉइंट मेंशन नहीं है। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो क्या सीक्रेट करती है, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स सीक्रेट करती है बेसिकली, जो किसको डाइजेस्ट कर जाएंगे, जो जोना पेलोसिडा लेयर है, आउटर मोस्ट जो लेयर है, उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम हैचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। देन ट्रोफोब्लास्ट भी 2 टाइप की होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं, इस तरीके से अगर हम देखें, ये एक लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और अंदर कुछ सेल्स होते हैं बेसिकली, इनर सेल मास की जो सेल्स होती हैं बेसिकली, वो आगे 2 सेल में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको बोलते हैं एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। इनको क्या बोलते हैं, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अगर सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट की बात करें, इसके आउटर में इस तरीके से जो होता है, इसको बोलते हैं सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट। इनके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ट्रोफोब्लास्ट 2 टाइप का होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट जो है वो क्या सीक्रेट करता है, इट सीक्रेट्स HCG, दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। HCG के बारे में भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो सिनसीशियोट्रोफोब्लास्ट है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इट पेनिट्रेट इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बाइलेमिनर एम्ब्रियो डिस्क या एम्ब्रियोनिक डिस्क। बाइलेमिनर का मतलब क्या है कि ICM जो है, जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, उसकी बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट।
देखते हैं एक बार डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, अभी हमने बताया भी था कि ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर्स कौन सी थी, सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। सो एक ये है सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड ये वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके अलावा आईसीएम की जो सेल है, सेल ऑफ इनर सेल मास, जिसको ये क्या करती हैं बेसिकली 2 लेयर्स में डिवाइड होंगी। किस किस में, एक होता है एपिब्लास्ट और एक होता है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट के अंदर क्या होता है बेसिकली, टॉल कोलुमनर सेल्स होती हैं, ये आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, टॉल कोलुमनर सेल्स। देन एपिब्लास्ट जो है वो फर्दर 2 टाइप से बोल सकते हैं, एमनियोटिक एपिब्लास्ट और एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट। जो एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट है उससे फिर आगे फर्दर में एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, अब हाइपोब्लास्ट सेल के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको कि प्रिमिटिव एंडोडर्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देन एक्स्ट्रा सिलोमिक मेम्ब्रेन, ये क्या करती है हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट की सेल्स बेसिकली प्रोलिफरेट होंगी और वो क्या बना लेती हैं, दे विल फॉर्म एक्स्ट्रा सिलोमिक मेम्ब्रेन या फिर प्राइमरी एंडोडर्म। ये पॉइंट कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाते हैं। सो बेसिकली ध्यान क्या रखनी है यहाँ पे, 2 बातें ध्यान रखनी है। डेवलपमेंट ऑफ बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में हम क्या बोलेंगे कि जो आईसीएम की सेल्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं बेसिकली। आईसीएम डिवाइड करेगा, ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट भी जिसको बोलते हैं, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट जो है वो फर्दर 2 टाइप का होगा, एमनियोटिक और एम्ब्रियोनिक। और वो एम्ब्रियोनिक जो एपिब्लास्ट है वो आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। उसके अलावा हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो प्रोलिफरेट करेंगी और वो क्या बना लेती हैं, एक्स्ट्रा सिलोमिक मेम्ब्रेन या प्राइमरी एंडोडर्म। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं द हार्मोन HCG के बारे में, जिसको बोला जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है कि HCG क्या करता है। ये बेसिकली रेस्क्यू करता है कॉर्पस लूटियम को। ठीक है, इट रेस्क्यूज द कॉर्पस लूटियम फ्रॉम डिजेनरेशन। कॉर्पस लूटियम को बचाता है डिजेनरेट होने से। ठीक है, और सस्टेन क्या करेगा, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस। इट सस्टेन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस। ठीक है, देन ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये क्या करते हैं, दे मेंटेन द यूट्राइन लाइनिंग इन सिक्रेटरी स्टेट। ठीक है, जो क्या प्रिवेंट करता है, मेंस्ट्रुएशन को। बेसिकली ध्यान क्या रखना है आपको कि सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन को ये सस्टेन करता है, कॉर्पस लूटियम को डिजेनरेट होने से बचाता है। ठीक है, उसके अलावा इससे रिलेटेड एक टर्म है ग्रेविंडेक्स टेस्ट भी बोलते हैं जिसको, इसको प्रेगनेंसी टेस्ट भी बोलते हैं। ये कैसे चेक करते हैं, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके ब्लड में बेसिकली जो HCG हार्मोन का लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद में उसके यूरिन में भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर ये एक बेसिक सा सिंपल सा मेथड होता है कि यूरिन की 2 से 3 ड्रॉपलेट लेके हम उसके ऊपर पुट करते हैं और हमें पता लग जाता है कि वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। सो बेसिकली यहाँ पे HCG का लेवल हम चेक करते हैं। अगर यूरिन में HCG प्रेजेंट है देन शी इज़ प्रेग्नेंट, और अगर नहीं है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। ये पहले दिन भी रिजल्ट आ सकता है बेसिकली, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई। नॉर्मल अगर बात करें 28 दिन के साइकिल में, तो 28 दिन के बाद में अगर साइकिल स्टार्ट नहीं होती है तो वो क्या करेगी, चेक करेगी कि वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। तो फर्स्ट डे पे कई बार क्या होता है कि फर्स्ट डे पे ही ये रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, लेकिन कई बार 2 से 3 दिन के बाद में भी रिजल्ट बता देता है। ठीक है, सो पीक सिक्रीशन ऑफ HCG अकर्स अबाउट 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये ध्यान रखना आपको, 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर जो है इसकी सिक्रीशन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर ये देखो अगर इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हुई तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि कॉर्पस लूटियम बचा रहेगा। कॉर्पस लूटियम अगर बचा रहा तो वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाता रहेगा। और बेसिकली वो हार्मोन्स क्या करते हैं, जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। और ये बेसिकली अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करते हैं। सो क्या पॉइंट लिखा है, पीक सिक्रीशन ऑफ HCG अकर्स अबाउट 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एट विच द प्लेसेंटा इज फुल्ली डेवलप्ड। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हम HCG को चेक करते हैं। ध्यान रखना है आपको, ग्रेविंडेक्स टेस्ट। क्लियर है।
अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन के बारे में। और गैस्ट्रुलेशन बेसिकली हम ये बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स की जो बनने की प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रुलेशन बोला जाता है। कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म है वो आउटर लेयर होती है, एंडोडर्म इनरमोस्ट, एक्टो एंडो और उनके बीच में कौन सी, मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है। और इन्हीं 3 लेयर से बाकी सेल्स जो हैं शरीर की वो बनती हैं। बॉडी की सभी सेल्स जो हैं वो बेसिकली ये बोल सकते हैं हम कि इन्हीं तीनों जर्म लेयर से डेराइव्ड होती हैं। देन अकर्स अबाउट 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है ये कब होती है, अप्रोक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि 15 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। देन गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है बेसिकली, रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का रीअरेंजमेंट होगा और माइग्रेशन होगा फ्रॉम एपिब्लास्ट। अभी हमने जिक्र किया था इनर सेल मास की 2 लेयर्स कौन कौन सी, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। फ्रॉम एपिब्लास्ट, ठीक है। देन फर्स्ट एविडेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, पहला एविडेंस कब होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक के बनने की प्रोसेस जो है वो पहला एविडेंस होता है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस का। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होती है, हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली एक ग्रूव होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से एपिब्लास्ट होगा और इसकी जो सेल्स हैं वो इस तरीके से ग्रूव बनाना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो जब ये ग्रूव बनेगा तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। ये पॉइंट बता रखा है आपको, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्लियर हो आपको ये पॉइंट। देन सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट, जो एपिब्लास्ट की सेल्स हैं वो मूव करेंगी इनवर्ड, ठीक है, बिलो द प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक के इनवर्ड में वो मूव करेंगी और डिटैच हो जाएंगी एपिब्लास्ट से। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इन्वेजिनेशन। कई सारी प्रोसेसेस और भी होती हैं अलग अलग एनिमल्स में बेसिकली, लाइक इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डिलेमिनेशन, ठीक है। वो हमें नहीं पढ़नी है यहाँ पे, हमें कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़नी है, ये बहुत पहले ही सिलेबस से निकाल दी थी। सो इन्वेजिनेशन क्या होता है कि सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट के जो सेल हैं दे मूव इनवर्ड, इनवर्ड मूव करेंगी बिलो द प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक से नीचे, एंड डिटैच फ्रॉम द एपिब्लास्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इन्वेजिनेशन। देन जैसे ही सेल्स ने इन्वेजिनेट करना स्टार्ट किया, कुछ जो सेल्स हैं वो डिस्प्लेस द हाइपोब्लास्ट, वो उन हाइपोब्लास्ट सेल्स को डिस्प्लेस कर देंगी और उनको क्या बोला जाता है, एंडोडर्म। और एंडोडर्म और एक्टोडर्म जो आउटरमोस्ट थी उनके बीच में जो सेल्स की लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, मेसोडर्म। सो क्लियर हो आपको यहाँ तक। कुछ और पॉइंट लिखे हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं कि जैसे जैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो क्या होगा, द सेल्स ऑफ एंडोडर्म, जो एंडोडर्म जो इनरमोस्ट लेयर है वो क्या बनाती है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ GI ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेवरल अदर ऑर्गन्स। जो आउटरमोस्ट जो लाइनिंग है किसकी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेवरल अदर ऑर्गन्स, ठीक है। उसके अलावा जो मेसोडर्म है, जो बीच वाली लेयर होती है, इट गिव राइज टू मसल्स, ठीक है। और हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी जो ऑर्गन्स हैं उनको मेसोडर्म ही गिव राइज करती है। उनको हम ये बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी सेल्स या बॉडी ऑर्गन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड पेरिटोनियम, ठीक है। ये मसल्स हो गई, बोन्स होगी, अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए एंड पेरिटोनियम आल्सो। उसके अलावा एक्टोडर्म जो आउटरमोस्ट लेयर है, इट डेवलप्स इनटू एपिडर्मिस। पता है एपिडर्मिस भी आउटरमोस्ट लेयर होती है ऑफ स्किन एंड नर्वस सिस्टम। उसके अलावा एक पॉइंट और लिखा है कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जो आउटर और इनर लेयर हैं, दे आर एपिथेलिया कंपोज्ड ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स, जिसको बोलते हैं मेसोडर्म। और मेसोडर्म क्या होता है, बेसिकली लूज सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको मेसेनकाइम भी बोला जाता है। सो क्लियर है आपको यहाँ तक। अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है, ये हम बेसिकली बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। अलग अलग ऑर्गन्स के बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब हमने बताया था अभी कि 3 जर्म लेयर जो हैं उन्हीं से सारी बॉडी के सेल्स जो टिश्यूज़ हैं वो बनते हैं। सो अगर आउटलाइन देखें हम, तो हम अगर बात करें इनरमोस्ट जो एंडोडर्म है उससे क्या क्या बनता है,
एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनएस तक जाती है वो एंडोडर्म होती है। देन एंडोडर्म से डेराइव्ड होती है, हम बेसिकली ये बोल सकते हैं। देन एक्टोडर्म की अगर बात करें सो इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम मतलब आपकी स्किन हो गई एंड नर्वस सिस्टम, ये किससे है? एक्टोडर्म से। और हमने बताया था कि जो मेसोडर्म है इट विल गिव राइज टू मेजॉरिटी ऑफ द टिश्यूज लाइक मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रिक ध्यान रखना, एम से मेसोडर्म एंड एम से मेजॉरिटी या फिर मोस्टली जो भी सिस्टम है वो किससे डेराइव होते हैं? आपकी मेसोडर्म से ही डेराइव होते हैं। देन अगर लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट वन कंप्लीट सिस्टम इज़ डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल लेयर। ऐसा नहीं होता कि अगर एक पूरा सिस्टम है तो वो एक ही लेयर से बनेगा, उसके अलग अलग पार्ट्स जो है वो अलग अलग लेयर से भी मिलके बन सकते हैं। अगर बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वह कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अगर आपको ध्यान हो, किडनी के सरफेस के ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? कॉर्टेक्स और मेडुला। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म एंड एड्रिनल जो मेडुला है इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। ऐसे ही अगर टिथ की बात करें सो टिथ का जो इनेमल है वो कैसा होता है? एक्टोडर्म। और जो डेंटाइन होता है बेसिकली वो कैसा होगा? मेसोडर्म। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर एम्ब्रियो जब डेवलप होता है सो सबसे पहला सिस्टम कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम फर्स्ट सिस्टम डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर। और सबसे लास्ट में कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ये बोला जाता है कि जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं उनमें लंग्स जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होते, तो उनको सांस की जो दिक्कत है वो होती है। ठीक है, अब कुछ और स्टेप्स देखते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपकी पूरी एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस आपके एज इट इज़ आपके बोर्ड एग्जाम्स में और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ह्यूमन जो प्रेगनेंसी है वो कितना टाइम होता है? 9 मंथ होते हैं। देन उसमें किस किस महीने में, उसको हम बेसिकली हम ये बोलेंगे कि 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, देन 4th, 5th, 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड 7th, 8th एंड 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। उसको एक ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर रखा है हमने कि 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर, देन अगले 3 महीने का दूसरा ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सो बेसिकली ये बोला जाता है कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब 1 मंथ हो चुका होता है प्रेगनेंसी का, एम्ब्रियोज हार्ट इज़ फॉर्म्ड। जो एम्ब्रियो का हार्ट है वो फॉर्म हो जाता है। अब एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है? बच्चे अक्सर इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। सो ध्यान क्या रखना है आपको कि जो एम्ब्रियो होता है हम ये बोलेंगे कि 0 to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो बेबी होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और फीटस किसको बोलेंगे? 9th वीक, जो 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है वहाँ से लेकर के 9th जो मंथ है उस तक क्या बोला जाता है? उसको फीटस बोला जाता है। और बर्थ होने के बाद में अप टू 1 मंथ उसको नियोनेट बोला जाता है। ठीक है, सो क्या ध्यान रखना है? 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में एम्ब्रियोज हार्ट इज़ फॉर्म्ड। उसको स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम लिसन भी कर सकते हैं, उसकी जो साउंड है उसको। देन बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ के एंड तक क्या होगा? फिटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट। जो उसके हाथ और पैर हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लिम्स एंड डिजिट, ये भी ध्यान रखना है आपको। देन बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, जिसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स है वो फॉर्म हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले 3 मंथ्स में ही जो मेजॉरिटी ऑर्गन है वो फॉर्म हो जाते हैं। और ये सजेस्ट भी किया जाता है कि जब पहले 3 मंथ्स होते हैं बेसिकली प्रेगनेंसी के, सो वहाँ पे कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए फीमेल्स को। क्यों? क्योंकि अगर कोई एंटीबायोटिक ली है आपने, सो क्या करेगी? बेसिकली वो एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट रिएक्ट करेगी और वो कई बार क्या हो जाती है? फेल हो जाती है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द जो हार्मफुल बैक्टीरियल हैं इन्फेक्शन है वो और जो फिटस है उसके। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में आइडेंटिफाई करने में कई बार वो फेल हो जाती है, तो वो किल कर सकती है
जो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है फीटस की, उसको वो रोक सकती हैं बेसिकली। ठीक है। सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके नीट में पूछा जा चुका है। ये कब होते हैं? बाय द एंड ऑफ ए 5th मंथ, 5वें जो महीने हैं उसमें फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस, जो उसकी फर्स्ट मोमेंट्स हैं, और अपीयरेंस ऑफ हेयर। ठीक है। इसके अलावा 5th मंथ में ही बच्चा जो है वो मिक्चुरेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट कर देता है। मिक्चुरेशन यानी कि पासिंग आउट ऑफ यूरिन, वो भी स्टार्ट हो जाती है 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। देन बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते बॉडी इज़ कवर्ड बाय फाइन हेयर्स, बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स हो जाएंगे, आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, आईलैशेस जो है वो बन जाएंगी। ठीक है, यही हमने लिखा है। और लास्ट में बोलेंगे कि बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द जो फीटस है इट इज़ रेडी टू डिलीवर बाय द प्रोसेस ऑफ, आगे हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन। देन कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कोरियोनिक विलाई, ये क्या होती हैं? बेसिकली कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, जिनको क्या बोलते हैं हम? कोरियोनिक विलाई। सो वो कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन जो टिश्यू है, जो यूट्रस के टिश्यू हैं बेसिकली, वो इंटरडिजिटेट करते हैं, वो आपस में इंटरडिजिटेट मिक्स करते हैं एंड जॉइंटली फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मेटरनल बॉडी। मदर और जो फीटस है उसके बीच में एक लिंक बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेसेंटा क्या होता है। ये एक टेम्परेरी, इसको एंडोक्राइन टिश्यू भी बोल सकते हैं। ये बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, आगे हम पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, HPL, ये सब हार्मोन भी ये बनाता है। उसके अलावा प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना। उसके अलावा जो वेस्ट हैं फीटस के वो भी बाहर निकालना, ये सब काम होते हैं प्लेसेंटा के। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से देखें इस पॉइंट को कि जो कोरियोनिक विलाई हैं और यूट्राइन टिश्यू है वो आपस में इंटरडिजिटेट करेंगे, मिक्स करेंगे, और वो क्या बना लेते हैं? एक दे जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किस किस के बीच में? मदर और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके बीच में, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी ध्यान रखना आपको कि कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। देन प्लेसेंटा क्या करता है? प्रोड्यूस HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। सो इसको एंडोक्राइन सिस्टम भी बोला जाता है कि भाई प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, देन थायरोक्सिन, इन सब का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि आगे प्रेगनेंसी को सपोर्ट भी करता है। कई बुक्स में जो रिलैक्सिन की प्रेजेंस है वो कंट्रोवर्शियल दी हुई है कि रिलैक्सिन, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इन लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सिन इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। लेकिन कई जो स्टैंडर्ड मेडिकल की बुक हैं वो उसकी प्रेजेंस को कंट्रोवर्शियल तरीके से देखती हैं, वो कहती हैं कि भी रिलैक्सिन जो है वो नहीं होता है प्रेजेंट। सो आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में ज़रूर रखना है। इसके अलावा HCG, HPL और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिलैक्सिन, दीज 3 आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ये तीनों हार्मोन सिर्फ तभी प्रोड्यूस होंगे जब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है तो ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड के बारे में और डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज़ पार्चुरेशन प्रोसेस के बारे में। सो गेस्टेशन पीरियड अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। अगर ह्यूमंस की बात करें सो उसको हम बोलते हैं अबाउट 9 मंथ। 9 मंथ का जो होता है वो गेस्टेशन पीरियड होता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए ह्यूमन प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, या एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसको गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। इट इज़ अबाउट 9 मंथ इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, देन विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ए यूट्रस, जब प्रेगनेंसी होती है, जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है, तो कुछ यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ ए प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड पे
कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होंगे यूट्रस के अंदर, जो आगे हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो इंड्यूस करता है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस को, विच कॉजेज एक्सपल्जन या डिलीवरी ऑफ द बेबी, और उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी या एक्सपल्जन ऑफ बेबी, उसको क्या बोलते हैं हम? पार्चुरेशन बोलते हैं। उसके अलावा सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन, आपके नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पार्चुरेशन के जो सिग्नल हैं वो कहाँ से आते हैं। सो आंसर आएगा बोथ फ्रॉम, जो फिटस है उससे भी और प्लेसेंटा से भी, डेवलप्स फ्रॉम फिटस एंड प्लेसेंटा। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फिटस, जो फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है फिटस उससे, और प्लेसेंटा से सिग्नल्स आते हैं पार्चुरेशन के, जो क्या इंड्यूस करते हैं? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, और उन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। देन ऑक्सीटोसिन के बारे में अभी बताया था कि ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल्स, और वो क्या कॉज करता है? स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस भी वो कॉज करता है। देन लैक्टेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू मिल्क जो है वो सक्ड आउट किया जाता है, और इनिशियल डेज जो होते हैं आफ्टर बर्थ, पार्चुरेशन के बाद में जो इनिशियल डेज होते हैं, जो मिल्क आता है वो येलोविश कलर का आता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं, उस मिल्क को बोला जाता है कोलोस्ट्रम, ठीक है। येलोविश कलर का मिल्क होगा और बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं उसमें, मेनली IgA होती है। ये आगे हम जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? कोलोस्ट्रम। सो हमारा ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज की क्लास में कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।